नमस्कार दर्शक मित्रों, आज एक ऐसे विषय के साथ हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं जिनको समझने के लिए और सक्षमता से पेश करने के लिए एक विशिष्ट प्रकार की टैलेंट और समझ चाहिए। इस देश में चुनाव एक साथ करने चाहिए, वन नेशन वन इलेक्शन और वॉट एवर यू मे कॉल, या अलग अलग से करने चाहिए। मुद्दा अभी चर्चा में है। कई लोग बोलते हैं कि इनका इरादा नेक नहीं है, ये लोकसभा के इलेक्शन को पीछे धकेलने का एक प्लॉय है। हम ऐसा कुछ नहीं मानते। हम तो चर्चा करते हैं चर्चा के लिए, और चर्चा मेरिट पे करते हैं, चर्चा एकेडमिकली करते हैं, और अगर एकेडमिक चर्चा में निष्कर्ष निकलता है तो हम वो कहने में घबराते भी नहीं कि हमारे मत से ऐसा लगता है। और आज तक हमारी ओर से जो एक्सपर्ट्स आए, हरिभाई ने भी कई बार ऐसे विधान किए जो विधान उस समय सही नहीं लगते थे, वो आगे चल के आज सही लग रहे। तो हरिभाई देसाई हमारे लिए नया नाम नहीं है। डॉक्टर हरि देसाई इज एन इंस्टीट्यूशन इन भीतर, और जर्नलिस्ट तो है ही खुद। उनका उनका जन्म ही जर्नलिज्म फील्ड में हुआ, मगर आगे बढ़ते बढ़ते और भी कई जिम्मेवारियां निभा चुके हैं। आज आप जो एनएक्सी सर्किट हाउस के बाजू में एनआरआई भवन देखते हैं, ये इनकी देन है। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में सरदार पटेल के ऊपर इन्होंने जो रिसर्च और काम किया, अपने आप में एक अनूठी सिद्धि है। अभी यहाँ इंस्टीट्यूशन ऑफ जर्नलिज्म को सक्षम नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। उसके पहले समकालीन के तंत्री रह चुके हैं, चित्रलेखा और ये जन्मभूमि के साथ भी काम कर। ऐसे मैं कहूंगा कि एक तरह से डाइवर्स एक्सपीरियंस के धनी हरिभाई की अपनी एक सूझ है, और वो घटनाओं के आर पार देखते हैं। कई तीन तरह के लोग होते हैं। एक घटनाओं को देख ही नहीं सकते, दूसरे होते हैं घटनाओं के अंदर ही उलझ जाते हैं, और तीसरी कैटेगरी है जो घटनाओं के आर पार देखती है और सत्य उसमें से, जैसे वो दरिया में से मोती निकालता है डुबकी मार, तो उसी तरह वो मोती लेके वापिस आता है। तो हरिभाई घटनाओं के आर पार देखने वालों में। आज प्रश्न है हमारे सामने चर्चा के लिए और उनके मार्गदर्शन के लिए, ये वन नेशन वन इलेक्शन है क्या आखिर में? क्यों आज तक क्यों नहीं हो रहा था? शुरू में हो रहा था, वो एक इंसिडेंट था। उसके बाद नहीं हो रहा है, वो भी एक इंसिडेंट है। और नई परिस्थितियां खड़ी हुई है, उसमें अब फिर से वो वन नेशन वन इलेक्शन के पास हम वापिस जा सकते हैं, नहीं जा सकते। वैसे अधिकृत तरीके से तो ये रामनाथ जी कोविंद को तय करना है, जो हमारे एक समय राष्ट्रपति थे, और उनको ये जिम्मेवारी सौंपी गई है इस पे पूरा अहवाल तैयार करने की। खुशी है कि राष्ट्रपति जैसे जिम्मेवार पद पे रहे हुए महानुभाव को जिम्मेवारी सौंपी गई है, तो उसको न्याय मिलेगा। हमें हमेशा आशावादी बनना चाहिए, और आशावादी बन के ही हम चलते हैं। जब तक इससे उल्टा अनुभव ना हो, तब तक हम आशावादी रहे, वही देश के हित में है, हमारे हित में है। और अभी जो लाइफस्टाइल डिसीजेज होते हैं, ब्लड प्रेशर वगैरह, वो निराशावादी लोगों को होते हैं, तो हमें वो नहीं चाहिए। इसीलिए भी हमें आशावादी रहना चाहिए। तो हरिभाई साहब, ये क्या है वन नेशन वन इलेक्शन?
मेरे ख्याल से चुनाव नजदीक है, चुनाव नजदीक है और विधानसभाओं के चुनाव नजदीक हैं 5 राज्यों के। लोकसभा चुनाव भी अभी ज्यादा दूर नहीं है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ऐन मौके पर ये सूझा है, इसलिए विशेष सत्र संसद का बुला के कुछ करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं मालूम नहीं। बीच बीच में वो छोड़ देते हैं ऐसे मसले, जैसे कि शगुफे यूनिवर्सिटी कोर्ट। जी शगुफे। हाँ, सगुफे छोड़ देते हैं बीच में, और वो जनसभाओं में छोड़ते हैं। हाँ, यानी उनका ताकि यदि बड़ी बड़ी लंबी तक जाए। हाँ, तो इरादा ये है कि चुनाव कैसे जीतना है, ये बहुत स्पष्ट है। और राजनीति में जो लोग आए हैं वो कोई यानी साधु संत तो है नहीं, अभी इसलिए साधु संतों में राजनीति चल रही है हरि भाई। ये हाँ आप साधु संतों को बीच में मत लाओ, इससे तो और कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएंगे। देखो, इसके परिणाम में आपको दिखाओ। बेंगलुरु में बजरंगबली आए, अब बजरंगबली आ गए खुद पॉलिटिक्स में। तो भगवान राम को तो ले आए। भगवान को मत करो, भगवान से तौबा। हमारे हाँ, पूजनीय है पवन पुत्र हनुमान की जय। तो अ, जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यानी अपना संकल्प पत्र जो कहें या तो मैनिफेस्टो कहें, उसमें ढेर सारी चीजें डालते रहते हैं। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड 1967 में जनसंघ के मैनिफेस्टो में भी था। अभी भोपाल में वो फिर से पैदा हुआ और फिर क्या हुआ उसका मालूम नहीं, मगर लोगों को एक मैसेज देना है कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। तो ड्राफ्ट कहां है, मगर एक मैसेज ये देना है कि मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को कंसोलिडेट करना है, इसलिए ये चाहिए। ये गुप्त एजेंडा है। मेरे ख्याल से राजनेताओं को इस प्रकार से बिहेव नहीं करना चाहिए। ये हमारे यहाँ की सिविल सोसाइटी को ये मसले उठाना चाहिए, या तो पत्रकारों को उठाना चाहिए, क्योंकि हम पत्रकार, हम हमारा धर्म ये है कि सरकार की चापलूसी करने के बजाय हमें सरकार की कमियां कहां पर है, आलोचना कहां कर सकते हैं, सुझाव कहां दे सकते हैं, ये काम हमारा है। पत्रकार धर्म उसी को कहते हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी जी कह रहे थे। इसलिए हम मान लीजिए कि सत्ता के साथ रहे तो उनके पीआरओ बन जाएंगे। पत्रकारों को पीआरओ नहीं बनना है, हमें तथ्यों के आधार पर जाना है। तो पहली बात कि वन नेशन वन इलेक्शन, ये अभी चर्चे में है। यूनिफॉर्म सिविल कोड चर्चे में है, महिला आरक्षण चर्चे में है, और ये जनाब क्या करने वाले हैं, विशेष जो संसद का सत्र उन्होंने बुलाया है। आप तो बड़े ज्ञानी हैं, हम तो उनको अवतारी पुरुष कहते हैं, क्योंकि उनकी पार्टी के लोग उनको कृष्ण का अवतार, राम का अवतार, विष्णु का अवतार, ये सब अवतार कहते हैं उनको। मेरे ख्याल से उनके मंदिर भी बनने लगे हैं करोड़ों रुपए के। तो मैं तो उनको प्रधानमंत्री के नाते देखता हूं, और हमारा जो लोकतंत्र है वो बना रहे, ये अपेक्षा करते हैं हम लोग। संविधान बना रहे, लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी रहे। केशवानंद भारती केस का जो जजमेंट है और उसमें बेसिक स्ट्रक्चर का जो मसला है, उससे उसके साथ छेड़छाड़ न की जाए। मगर ये लोग नया संविधान भी लाना चाहते हैं, क्योंकि संविधान, एक और संविधान के लिए वो हमेशा डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का आदर करते हैं, और दूसरी ओर गवर्नमेंट कॉरपोरेशन या तो गवर्नमेंट के उपक्रम के मुखिया बना के किसी को ये एजेंडा दे देते हैं
हमारे मित्र राम बहादुर राय और गोविंदाचार्य को कि आप संविधान को कैसे बदल सकते हैं, उस पर चर्चा करिए, उस पर सरकारी खर्चे से करिए। तो संविधान में अभी भी मान लीजिए कि वन 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 नेशन वन इलेक्शन करना है, तो कैसे करेंगे, ये अभी उनको प्रारूप देना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रारूप देना चाहिए, उस पर बहस हो। बजाय इसके ये तो केवल पॉलिटिकल एजेंडा दिखाते हैं, ठोस बातें तो है नहीं। मेरे ख्याल से 2018 में जो जस्टिस एपी शाह ने, अजीत शाह ने, जो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, आपने लॉ कमीशन में अध्यक्ष के नाते जो इलेक्शन रिफॉर्म्स के बारे में जो बातें करी, या तो इलेक्शन अपना लॉ कमीशन ने जो वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो शेड्यूल भी एक प्रपोज किया था, बीच में उसके चर्चे हुए, बाकी उसको बुला दिया गया। अब चुनाव में स्थिति ऐसी हो गई है कि जो 5 राज्य है वो भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है, ऐसा एक माहौल बन चुका है। और इनको याद आ गई वन नेशन वन इलेक्शन की। मुझे अजीब लगता है साहब, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। दूसरा, मेरे पास पार्लियामेंट की यानी लोकसभा का वो है जिस पर इसके चर्चे हुए हैं, यानी आप यानी मैं दिखा भी सकता हूं, ये साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में अगस्त 2018 में लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने एक उस पर काफी कुछ एक रिसर्च पेपर तैयार करा था और प्रकाशित करा था। आज भी वो वेबसाइट पर उपलब्ध है। अब उसमें प्रोज एंड कॉन्स उसके दिए गए हैं। टाइम टेबल कैसे तय करेंगे? 1967 तक तो हमारे यहां पर साइमल्टेनियस इलेक्शन होते थे, लोकसभा के और विधानसभा के, मगर 67 के बाद में वो परंपरा टूटी क्योंकि सरकारें गिरने लगी। तो आप क्या करने वाले हैं? लोकसभा का 5 साल के पहले उसको वो डिसॉल्व नहीं हो ये करेंगे, विधानसभाओं का 5 साल का वो जो कार्यकाल है उसको कैसे करेंगे, उसको फिक्स कर देंगे। तो फिर मान लीजिए कि डिफेक्शन होते हैं और ऑपरेशन कमल करते हैं, ऑपरेशन लोटस करते हैं, या तो ऑपरेशन हस्त करते हैं, क्योंकि अभी अभी डीके शिव कुमार जो कर्नाटक के डिप्टी सीएम है, उन्होंने कहा कि हमें ऑपरेशन हस्त करने की जरूरत नहीं है कर्नाटक में। मगर कई राज्यों में भाजपा ने सत्ता हथियाई है ऑपरेशन लोटस की वजह से। तो यदि वो सरकार बदलती है तो क्या होगा? यानी पहले तो कोई पेपर प्रेजेंट किया जाए ना, डिस्कशन पेपर कोई प्रेजेंट किया जाए, कोई टाइम टेबल होना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए कि लोकसभा के साथ में आपको मई 2024 में सभी इलेक्शन लेना है, तो कुछ विधानसभाओं के इलेक्शन पोस्टपोन करेंगे आप, कुछ विधानसभाओं के इलेक्शन प्रीपोन करेंगे। करना क्या चाहते हैं? ये सब गोपित एजेंडा है साहब, इसलिए इनके इरादे बहुत नेक हो ऐसा नहीं लगता है। जय नारायण भाई। उसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ चल रहा है और ये जो ध्रुवीकरण हो रहा है, विपक्ष एक हो रहा है, इंडिया बन गया है और बाकी की चीजों की वजह से ये बौखलाहट इनमें पैदा हुई है। और ये बौखलाहट जब आपके मन में होती है तब आप कोई भी एक्सट्रीमिटी पे जाते हैं, क्योंकि द काइंड ऑफ क्वेस्ट फॉर लाइफ इज द ग्रेटेस्ट मोटिवेशन। जिंदा कैसे रहे उसमें आदमी जात जात के हथकंडे अपनाता है
और अपना के कभी कभी ऐसे ऐतिहासिक कदम वो कर बैठता है जो हमने सोचा ना हो। तो क्या ये जो भारत सरकार करने जा रही है, उन्होंने रामनाथ कोविंद जी को तो मुखिया बना के कमेटी बना दी, और वो एनालिसिस करेंगे। अगर वो ही था तो ये सेशन की क्या जरूरत थी? आप हर चीज ऑर्डिनेंस से करते हैं, और इसमें तो ऑर्डिनेंस भी कोई अपोज नहीं किया होता। एक सेशन बुला के टर्म्स ऑफ रेफरेंस विपक्ष को भी साथ लेकर, हालांकि इनकी ये प्रकृति नहीं है कि विपक्ष नाम के पक्ष को साथ में लेना, मगर वो करके आप करते तो शायद अच्छा होता। आज इस तरह की शंका कुशंकाएं इस देश में खड़ी हुई है, और इतने बड़े देश में जब देश की भावी और भावी गवर्नेंस मॉडल के बारे में शंका कुशंकाएं खड़ी हो, तब ये एक मुश्किल बात हो जाती है। और उससे हमें समझ में नहीं आता। कोई आदमी एक पार्टी का मुखिया ये कहता है, एक पार्टी का मुखिया वो कहता है। अंत में ये सब जो चर्निंग होगा, वो चर्निंग में से आपको जो चाहिए वो पिकअप कर लो और मेक ए डिश विच इज अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। तो ये अभी ये मौका नहीं था कि इस मुद्दे को छेड़ा जाए। लोकसभा इलेक्शंस बहुत नजदीक है, 5 राज्यों के इलेक्शन भी बहुत नजदीक है। इलेक्शन में आप हार सकते हो, जीत सकते हो, किसने बोला आप हारोगे ही? आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस की हम कदर करते हैं, मगर आप जीत भी सकते हो। तो क्रिकेट जैसा है, जब तक लास्ट वोट नहीं कास्ट किया गया तब तक कोई प्रिडिक्शन करना लाजिम नहीं है। तो ये परिस्थिति में वन नेशन वन इलेक्शन की बात हम करते हैं, तो सैद्धांतिक तरीके से इसमें बहुत कुछ दम नहीं दिखता है, और सैद्धांतिक तरीके से वो जो ये जो परीक्षा में से पास होनी चाहिए वो नहीं होती। मगर एक दूसरा भी प्रश्न है इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का। आप 4 राज्यों में चुनाव कराते हैं तो भी मुश्किल हो जाती है आपके लिए, क्योंकि आपके पास इसके लिए पुख्ता सिक्योरिटी फोर्स चाहिए। क्या आर्मी को पूरे के पूरा चुनाव प्रक्रिया में लगाएंगे आप? वो पॉसिबल नहीं है, जिस तरह की अपनी सरहदी परिस्थिति है। तो ये जो ह्यूज मैकेनिज्म चाहिए आपको, वो मैकेनिज्म चुनाव कराने के लिए आप कहां से लाएंगे? खास करके सिक्योरिटी मैकेनिज्म, and also the supervisors who are competent were selected and deputed by the election आयोग वगैरह। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से देखें हम तो वो भी जमता हुआ नहीं दिखता। देखिए साहब, इसमें तीन मसले हैं। ये मेरे ख्याल से चाइना का जो मॉडल है लोकतंत्र का, वो मॉडल शायद कॉपी करना चाहते हैं। पहली बात तो यह है कि राष्ट्रपति जैसे महामहिम, हम महामहिम तो अभी इस्तेमाल नहीं करते हैं, आदरणीय ही करते हैं। हिज एक्सेलेंसी रहा नहीं, अभी ऑनरेबल रहा है। मगर जो आदमी राष्ट्रपति पद पर रहा है उसको ऐसे विवादास्पद कमेटी का अध्यक्ष बनाना, ये मेरी दृष्टि से ठीक नहीं है। क्योंकि आमतौर पर हमारे यहाँ जो परंपराएं रही, प्रेसिडेंट्स रहे हैं, उसमें राष्ट्रपति एक बार बन जाने के बाद और कोई ओहदे नहीं लेते हैं। अपने यहाँ ये प्रेसिडेंट्स है। मगर दूसरा जो खतरनाक जो खेल मैं देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष जेपी नड्डा जाके राष्ट्रपति को अनुरोध कर रहा है, हालांकि जाना चाहिए गवर्नमेंट की ओर से कोई, यानी होम मिनिस्टर को जाना चाहिए या प्राइम मिनिस्टर को जाना चाहिए
कि सरकार की ओर से इस प्रकार की यानी इस प्रकार की व्यवस्था हम सोचना चाहते हैं। आपको मालूम होगा अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे, इरादा ये था कि सोनिया गांधी को डिस्क्वालीफाई करना था लोकसभा में आने से, उसके विदेशी मूल से, उसकी नागरिकता को बर्खास्त करना था। इरादा ये था, गोपित इरादा ये था। वाजपेयी जी की सरकार थी तभी भी ये इरादा तो यही था, मगर उस समय वेंकट चलैया और बाकी के बहुत विद्वान कानूनविद लोगों की एक कमेटी बनाई थी अटल जी ने, और उसकी रिपोर्ट ये आई कि भाई हमारे यहाँ सिटीजनशिप केवल एक ही प्रकार की है, अमेरिका की तरह नहीं है कि नेचुरल बॉर्न और अक्वायर्ड सिटीजनशिप। हमारे यहाँ सिटीजनशिप एक ही है। विदेशी हमारे यहाँ, मान लीजिए कि उसने भारतीय नागरिकता स्वीकार की है, तो वो भारतीय नागरिक है और वो चुनाव लड़ सकता है। जनाब जनाब नरेंद्र मोदी ने अदनान सामी को, पाकिस्तानी आदमी अदनान सामी को नागरिकता दी। कल अदनान सामी हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर का चुनाव भी लड़ सकता है, मगर अमेरिका में ये नहीं हो सकता। अमेरिका में केवल नेचुरल बोर्न जो है वही प्रेसिडेंट बन सकता है, वाइस प्रेसिडेंट अक्वायर्ड सिटीजनशिप वाला बन सकता है, मंत्री अक्वायर्ड सिटीजनशिप वाला बन सकता है। तो उस समय अटल बिहारी जी ने वो स्वीकार किया था, सोनिया गांधी को नकारा नहीं उन्होंने। यानी ये एक बात प्रेसिडेंट की, इरादे की, और तीसरी जो बात है कि इतनी जल्दी क्या है, इतनी जल्दी क्या है। और ऐसे गंभीर मसलों पर आपको पूरा विचार करके, आपने ठीक ही कहा, लोकसभा के चुनाव के बाद में आप कर सकते हैं, आप जीत भी सकते हैं। नई सरकार जो आए वो भी सोच सकती है उस पर, आपकी सरकार आए, आपकी पार्टी के किसी अन्य की सरकार आए, या तो इंडिया अलायंस की सरकार आए, जो भी आए, तो इतनी जल्दी क्या है। मेरे ख्याल से इंडिया अलायंस जिस प्रकार से मजबूत हो रहा है वो टूटता नहीं है, तोड़ने की कोशिश करी है, केंद्रीय एजेंसियों के मार्फत भी उन्होंने कोशिश करी है, वो फिर भी ढीले नहीं पड़े हैं। तो एक छिटपुट निवेदन लेते हैं, उदयनिधि स्टालिन का निवेदन। अब उसका निवेदन क्या था वो तो गलत ढंग से पेश किया जा रहा है। वही डीएमके, वही स्टैंड, एंटी हिंदू स्टैंड, जिसको हम नकारते हैं। हमें गर्व है कि हम हिंदू हैं, हम हिंदू होने का गर्व अनुभव करते हैं, मगर उनकी परंपरा वो जो है वो द्रमुक की और अन्ना द्रमुक की, द्रविड़ मूवमेंट की, ये तो नास्तिक परंपरा है, वो गॉड को मानते नहीं है। और उनके साथ आपके राजनीतिक रिश्ते भूतकाल में भी रहे, अभी इस समय भी कोशिश कर चुके हो आप, मगर वो नहीं माने, तो फिर एक छोटा सा मसला पूरे देश में हंगामा कर देना है। अरे जो शासक है उनको तो, जैसे कि यहाँ पर सनातनी और स्वामीनारायण संप्रदाय के लोग, उनके बीच में टकराव होता है, तो जो सत्ता में बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको वो ठंडा किया जाए, उनके बीच में समाधान किया जाए। मैं तो ये मानता हूं, मगर ये तो उकसाने की बात करते हैं। मेरे ख्याल से ये उकसाना तो नहीं चाहिए। ये बहुत गंभीर मसला है, और मैं ये मानता हूं कि ये गंभीर मसलों पर हमें सोचना चाहिए। जय नारायण भाई। तो आप दो मुद्दों पे तो बिल्कुल स्पष्ट है। एक तो ऐसी कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है कि जिसके वजह से अभी जस्ट नाउ एंड नाउ, आपके पास 5 साल थे, 5 साल में आप सोच सकते थे, आपने नहीं सोचा, आपके कुछ इसके लिए वजह रही होगी। अब आप ये करना चाहते हैं तो ये इस तरह से नहीं की जा सकती। और आपकी ये बात बिल्कुल सही है कि राष्ट्रपति जैसे होद्दे पे रहे हुए व्यक्ति
जिनको हम देश का प्रथम नागरिक बोलते हैं, सर्वोच्च हमारे आर्मी और नेवी वगैरह हमारे सशस्त्र दलों के सर्वोच्च चीफ ऑफ कमांडर है जो, अब इनको आप जैसे एनी अदर गवर्नमेंट ऑफिसर आप तय कर दो और कमिटी डिक्लेयर कर दो, ये मैं समझता हूं कि राष्ट्रपति पद की तौहीन है, ये नहीं करना चाहिए था। और मैं मानता हूं नहीं किया होता तो अच्छा था। या तो फिर उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को पूछा होता कि हमें आप एक पैनल बना के दो जिसमें जो ये मसलों पे विचार करेगी और आपकी निगरानी में काम करके इसका हल निकालेगी। तो it would have been dignified and it would have acquired the legacy और legitimacy। अभी जो legitimacy है वो legitimacy पे ही क्वेश्चन है। आप जो चर्चा हम कर रहे हैं वो घूम फिर के आती है लेजिटिमेसी के पास कि कोविंद जी को आपने काम में लगाया, क्यों लगाया और व्हाई ये पॉलिटिकल पार्टीज प्रेसिडेंट, नेशनल प्रेसिडेंट should take over the role of an elected government representative. He is not. And if that was the case, then the महामहिम राष्ट्रपति जी और श्रीमान राष्ट्रपति जी और नहीं तो सुश्री राष्ट्रपति जी हर पार्टी के प्रेसिडेंट को उन्हें बुलाना चाहिए था और उनकी राय लेनी चाहिए थी, मगर वो बुलाते। यू कैन गो एंड सुओ मोटो एडवाइज द प्रेसिडेंट कि हाँ हाँ ये कर लो आप। ये नड्डा जी ने क्यों किया होगा मालूम नहीं, मगर आजकल ऐसी घटनाएं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन का कोई रोल ना हो या रोल नहीं है ऐसा पुरवार आप कर सको, इस तरह की घटनाएं आम हो गई है। अच्छा, बाबा साहब आम्बेडकर ने इतनी इतनी मेहनत करके इतनी मशक्कत करके ये लिखा है, तो तकलीफ क्या है आपको? कॉन्स्टिट्यूशन के सामने तकलीफ है या बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखा है उसके सामने तकलीफ है? क्योंकि ये आरएसएस है, इसीलिए मैं कहता हूँ वो उनकी जो विचार सरणी है वो विचार सरणी के मुताबिक हो सकता है कि कोई संहिता या पुराण या वेद के मुताबिक आदर्श राजा की फर्ज क्या है वहां से शुरू करके करना चाहते हो, उनका अधिकार है, मगर ये जरूरत क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशन विच इज वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, वन ऑफ द मोस्ट रिसर्च कॉन्स्टिट्यूशन, और एक अच्छे इंसान ने, पढ़े लिखे इंसान ने जो विश्व की गणमान्य संस्थाओं में पढ़े, उनको आप उनकी की हुई मेहनत को क्यों पानी में डालना चाहते हो भाई? क्या तकलीफ है आपको? तो ये बात समझ में नहीं आती। इसका आपने बहुत सही शब्द इस्तेमाल किया कि इसके पीछे क्या मकसद है, वो मकसद समझ में नहीं आता। वो सही है, मकसद समझ में नहीं आता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम नरेंद्र भाई की जो स्ट्रेटेजी प्लानिंग होती है ना, उसके पीछे मकसद तो किसी को समझ में नहीं आता, वो खुद ही जानते हैं और वो आनंद लेते हैं आपको गलत पुरवार किया उसका। कि हरि देसाई बोल रहे थे, हरि देसाई का भी जस का तस ना हो गया, वो सोच रहे थे कि ये राष्ट्रपति होगा, हमने इसको बनाया। तो ये चीजें मैं मानता हूं देश के हित में नहीं है, राष्ट्रपति पद के हित में नहीं है। वैसे भी राष्ट्रपति पद की आपने एक से ज्यादा बार तो अभी अभी गरिमा को हानि पहुंचाई है। अब क्यों आप राष्ट्रपति पद के पीछे लगे हुए हैं कि वो भी एक लाइक द गवर्नर, ही इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट इन पावर? नहीं हो सकता। ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। गवर्नर तो रिस्पॉन्सिबल होता है होम मिनिस्टर को, एंड होम मिनिस्टर की उसमें आता है। तो क्या आप राष्ट्रपति जी को किसी और मिनिस्टर के तहत रखना चाहते हो?
ये है स्पष्ट इरादा आपका, तो ये बता दीजिए आप कि नहीं, अब से राष्ट्रपति अलग नहीं होंगे, राष्ट्रपति जी को भी जिम्मेवार होना चाहिए, तो ये होगा। तो आपने समझ रहे जैसे नहीं आप? कहा, आपने आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को आप सुझा सकते थे कि आप या तो कमेटी बनाए एक्सपर्ट्स की या जजेस कुछ स्पेयर करें, मगर उनको सुप्रीम कोर्ट को भी यानी अपने थंब के नीचे लाना है। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज उनके कहे पर हैं। उन्होंने एक सुधार किया, इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होगा, तो उसमें से उन्होंने चीफ जस्टिस को निकाल दिया। अपने ही लोग यानी अपना मिनिस्टर खुद और विपक्ष का नेता या तो सबसे बड़ी पार्टी का लीडर यानी कांग्रेस का लीडर, जिसका दो के सामने एक ही होता है, यानी उनको जो करना है वो कर सकते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को तो नहीं वो बोलना चाहते। दूसरी बात यह है कि विपक्ष को भी कंसल्ट नहीं करते हैं। अधीर रंजन चौधरी को उन्होंने कमेटी में डाला विदाउट कंसल्टिंग हिम, and he immediately wrote back to them, there was no consultation and how can you take me for granted। तो वो रहे नहीं। अब जो कमेटी है साहब, वो कमेटी में उनके अपने नुमाइंदे हैं। सुभाष कश्यप वो आदमी है जो लोकसभा का सेक्रेटरी जनरल था, और वो लिखता है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लिखता है कि इट इज कॉपी 75% कॉपी ऑफ 1935 एक्ट। आप समझे, सुभाष कश्यप जैसा आदमी ये लिखता है कॉन्स्टिट्यूशन पर कि वो 75% कॉपी डाउन किया है। मोदी गवर्नमेंट के चेयरमैन जिनको संविधान के बारे में अलग अलग कार्यक्रम करने के लिए उन्होंने लगाया है, राम बहादुर राय, गोविंदाचार्य को जोड़ा है, वो कहते हैं कि डॉक्टर आंबेडकर ने तो केवल उसमें सुधार वगैरह किया, बाकी तो राव साहब ने किया था सब कुछ। यानी कोई ऑफिसर ने ड्राफ्ट किया तो वो डॉक्टर आंबेडकर ने कुछ नहीं किया। यानी पूरे डॉक्टर आंबेडकर और लगभग 300 जितने सदस्य जो संविधान सभा के या वो लोग थे, वो 3.25 साल तक जख मार रहे थे क्या? यानी एक एक शब्द पर वहां डिस्कशन हुआ है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और ये लोग कहते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं, कॉपी डाउन किया। उनको तो यस सर वाले चाहिए, और जो कमेटी बनी है वो अपने लोगों की कमेटी है, वो जो चाहते हैं वही उनको ड्राफ्ट लेके देंगे। और मुझे तो ये जानकारी मिली है कि नया संविधान लगभग तैयार है, मगर वो लागू कर पाएंगे क्या, वो कोशिश ये करेंगे। और अभी मान लीजिए कि सीटें बढ़ा देंगे क्योंकि नई संसद तैयार है और सीटें बढ़ाना है, ये करना है। दिस रिक्वायर्स सीरियस कंसिडरेशंस। वो केवल 5 दिन में तय कर लेंगे ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अभी साहब आपने कहा तो कुछ पार्टियों की राय, ओपिनियन ऑफ सम पॉलिटिकल पार्टीज, मेरे ख्याल से ये वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में जो पार्टियों ने राय दी है, उसमें उनके उनके जो अनुकूल पार्टियां हैं वो तो सहमत हो जाएगी, मगर MIM है has rejected that proposition, TMC has rejected that idea, Communist Party of India has rejected that idea, Indian National Congress has rejected the idea, NCP has rejected the idea। सर ये लोकसभा सेक्रेटेरिएट का पब्लिकेशन मेरे पास है और उसमें ये लिखा हुआ है कि इतने पार्टियों ने ये रिजेक्ट किया। आप सर्वानुमत से कोई पास कराओ, मगर
ये रिजेक्ट करते हैं सब, इतनी पार्टियां रिजेक्ट करती है और भी पार्टियां, इंडिया अलायंस पूरा रिजेक्ट करेगा और आप कह रहे हैं कि हम तो आगे बढ़ेंगे बहुमत के आधार पर। अजीब है। आपने अधीर रंजन का उदाहरण दिया। हमारे देश के एक महान राजपुरुष गुलाम नबी साहब भी हैं। उन्होंने ऐसा कुछ कहा हो ऐसा लगता नहीं है। साहब, गुलाम नबी साहब कांग्रेस में जब तक थे, लीडर ऑफ द हाँ ऑपोजिशन इन अपर हाउस जब तक थे, तब हाँ तक उनको कोई कांग्रेस से गला शिकवा नहीं था, राहुल गांधी हाँ से गला शिकवा नहीं था, मगर उनको रीनॉमिनेट नहीं किया गया तो वो तुरंत उनको मोदी जी अच्छे लगने लगे। मोदी जी के बारे में वो क्या क्या कहे हैं वो तो राज्यसभा के रिकॉर्ड पर है, मगर अब उनका हृदय परिवर्तन हो गया है और वो अनुकूल है उनको, और उनको लग रहा है कि मोदी जी उनको जम्मू कश्मीर में यूनियन टेरिटरी में चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, हालांकि वो बनाएंगे नहीं कभी। बना सकते हैं। अपना देखो, सक्सेना एक कंपनी का लायजन का काम करता था यहाँ, वो कहाँ जो पहुंच गए? लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए। हाँ, ये वीके सक्सेना, उसका कोई बैकग्राउंड, सर्विस बैकग्राउंड या कोई एक्सपीरियंस या ऐसा है नहीं। उसका बैकग्राउंड तो जो रिपोर्ट बनाया था सरदार सरोवर ने, मैं और भूपेंद्र सिंह के समय में, वो रिपोर्ट लेकर सुप्रीम कोर्ट में मेधा पाटकर के सामने जनाब पहुंच गए, और बाकी का फिर इतिहास है। तो अगर विनय सक्सेना बन सकते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, with all due regards, I mean, I have very high regard for the post of the lieutenant governor. Yeah. Therefore, I am saying I am not answerable or loyal to Mr. V.K. Saxena, whom I have known, and this is my personal opinion, which may be True, right or true. wrong, but I do not hold him, as per my opinion, uh, capable enough for doing this, and then having been to Niti Aayog from there to here. So ये इस तरह के लोग अगर आ जाएंगे, गुलाम नबी साहब आ गए, अधीर रंजन जी ने तो ना बोल दिया, मगर गुलाम नबी साहब तो बहुत बड़े राजपुरुष है, रघुपति के नाम पे राजनीति करते हैं, कभी कभी, कभी कभी नहीं भी करते हैं, कभी कभी ऐसे भी स्टेटमेंट करते हैं जो हम सबको चकमा देते हैं, सरप्राइज देते हैं। तो गुलाम नबी साहब एक मजे हुए राजकारणी है, राजनीति राजपुरुष तो बहुत बड़ी बात है सर। राजपुरुष तो गुलाम नबी साहब कभी नहीं होंगे। अब उन्होंने हाँ, जिस तरह की अपनी कैरियर प्रोफाइल तय की है, उसमें गुलाम नबी आजाद को राजपुरुष कहना, तो मुझे लगता है कि राजपुरुष शब्द की तोहीन होगी, तो वो तो राजपुरुष हम तो नहीं अटल कहते। बिहारी वाजपेयी थे। वाजपेयी जी थे राजपुरुष, Yeah. तो और अडवाणी जी होते मगर हुए नहीं, हाँ, उनके पास भी चांस था राजपुरुष होने का। true. तो ये जो चीजें है, करना क्या चाहते हो, और ऐसे समय पे जबकि आप एक तरह से कहीं ना कहीं शक के दायरे में रख सकते हैं। गवर्नमेंट का काम ऐसा होना चाहिए कि विच इज नॉट ओनली ट्रांसपेरेंट, बट इट मस्ट अपीयर टू बी ट्रांसपेरेंट ऑल्सो। Yes. बाहर से भी दिखना चाहिए कि नहीं, सरकार बिल्कुल निष्पक्षता से और पारदर्शिता से काम कर रही है। अब वो क्या करना चाहते हैं, वो नया वो सदन का अधिवेशन बुलाया है उन्होंने, उसमें द कैट विल बी आउट ऑफ द बैग, मगर तब तक तो ये चर्चाएं चलती रहेगी। और हमने आज इसका कर्टन रेजर इसीलिए किया कि हम
ये जब ये आए चर्चा, तब तक हमारे दर्शक मित्रों को एक बैकग्राउंड हो कि क्या बंधारण का बदलाव, अमेंडमेंट नहीं है, ये तो बदलाव है। ये बदलाव क्या हो सकता है? तो ये 5 दिन के सत्र की 5 संभावनाएं किसी ने नोट की। लोग भी दिमाग वाले होते हैं। पहली संभावना है नए बिल्डिंग में शिफ्टिंग करना। अच्छी संभावना है, उससे देश को कोई नुकसान नहीं है। वैसे भी कुछ पानी बानी गिरा था, फिर से बारिश है तो फिर से गिर सकता है, तो ये अच्छी बात है, जल्दी जल्दी कर लो। दूसरा है महिलाओं के लिए 1/3 से ज्यादा सीटें, वो भी अच्छा है। महिलाओं को एम्पावरमेंट देना चाहिए और सही मायने में देना चाहिए। फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल रजू કરવામાં આવી શકે છે, वो कर सकते हैं, वो उनका एजेंडा है। पॉलिटिकल एजेंडा पे कमेंट करना हमारे लिए लाजमी नहीं होगा। पॉलिटिकल एजेंडा शुड बी काउंटर्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज और दोज इंटरेस्ट ग्रुप्स हु हैव सम स्टेक। तो 3 तक तो कोई हर्ज नहीं है। चौथा है लोकसभा और विधानसभा की चुनाव एक साथ करे, वैसा बिल आ सकता है। ये मुद्दा जबरदस्त है। और અનામત અંગે જોગવાઈ શક્ય છે। ઓબીસીની કેન્દ્રીય યાદીના પેટા વર્ગીકરણ वगैरह वगैरह, वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव है, मोरलेस करे, उसमें कोई किसी को हर्ज होना नहीं चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनली इफ एनीबडी इज अग्रीड दे कैन ऑलवेज गो टू द सुप्रीम कोर्ट। तो ये मुद्दे हैं 5। तो एक मुद्दे के लिए क्यों खामोखा इन लोगों को बदनाम करते हैं? लेट अस ट्रस्ट देम कि ये नहीं करना चाहते हैं। ये मुझे लगता है कोई ये कैंपेन, विशियस कैंपेन चला रहा है आजकल इनको मुश्किल में रखने के लिए। तो लेट अस गिव हिम द बेनिफिट ऑफ डाउट कि इनको नहीं करना है। क्या मानते हैं आप बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहेंगे या सिर्फ डाउट देना चाहेंगे? नहीं, मैं बहुत स्पष्ट रूप से ये कहूंगा कि मान लीजिए कि वो ये 3 मसले या 5 मसले यदि वो इस 5 दिन में कराना चाहते हैं, तो पहले तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है, उसके बाद में इसकी सूचना आती है। मेरे ख्याल से गवर्नर या तो प्रेसिडेंट की ओर से, विधानसभा के लिए गवर्नर की ओर से स्पीकर के ऑफिस को आती है और फिर घोषित होता है। यहाँ तो प्रहलाद जोशी जी जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, वो भी घोषित कैसे करते हैं? ट्विटर पर घोषित करते हैं, एक्स पर घोषित करते हैं। यानी कितना ट्रांसपेरेंसी, ये हरी भाई मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। ट्रांसपेरेंसी है, नहीं मतलब है, इसका मतलब ये है कि ही इज टेक्नो सेवी एंड ही इज ट्रांसपेरेंट। आजकल कई मिनिस्टर्स आधा सही आधा गलत अंग्रेजी में भी तो करते हैं, और कई जो अपने सेक्रेटरियों से करवाते हैं शायद ठीक से कर लेते हैं, और मगर मेरा ये कहना है कि मान लीजिए कि उनको जो भी करना है, जो भी एजेंडा है, वो एजेंडा घोषित कर लेवे ना कि ये एजेंडा है, ये मसौदा है, ये ड्राफ्ट है और इस पर हम करना चाहते हैं। लेट देयर बी ए डिबेट इन द डेमोक्रेटिक सेटअप। और आप स्पेलिंग जरा बताइए। मैं तो ये कहता हूं कि एजेंडा जो है, हाँ, उसका मसौदा है, मसौदा। एजेंडा का स्पेलिंग नहीं पूछ रहा आपसे, एजेंडा का स्पेलिंग नहीं पूछ रहा। नहीं, एजेंडा उनका क्या है और
यानी मसौदा क्या है, ड्राफ्ट क्या है उनका, वो तभी तो चर्चा होगी ना सर, वरना यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात करेंगे, वो तो 67 से जनसंघ के मैनिफेस्टो में था। और हमारे यहाँ रमाकांत खलप गोवा में लॉ मिनिस्टर थे और केंद्र में भी लॉ मिनिस्टर थे, कांग्रेस के मिनिस्टर रहे, वो तो ही वॉज इन फेवर ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड, मगर वो चीफ जस्टिस रहे एक जनाब नागपुर वाले शरद बोबडे, वो कहते हैं कि गोवा में जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड आदर्श है, उनको मालूम ही नहीं कि गोवा में कैसा सिविल कोड है। यूं ही चलता देखिए, है। गोवा में कई चीजें आदर्श है। गोवा में लाइसेंस के बिना बार चलाना आदर्श है। गोवा में गौहत्ती आप यदि जाते केंद्रीय जाते मंत्री हो तो, आप यदि केंद्रीय मंत्री हो या आपकी माँ गोवा में केंद्रीय मंत्री हो तो, गोवा में आते जाते गौहत्ती से रुकना लाजमी है। गोवा वो बहुत ऐसी भूमि है जहाँ सब पाप आपके धुल जाते हैं। वहां पर भाजपा के मुख्यमंत्री कहते हैं कि गोमांस हम आपको सप्लाई करेंगे, सस्ता सप्लाई करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो कर्नाटक से ले आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ऐसा निवेदन करते हैं, अब क्या कहें। और हम यदि डेमोक्रेसी कहेंगे डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, अब भाजपा में डेमोक्रेसी है तो भी आपको तकलीफ है, नहीं है तो भी आपको तकलीफ है। तो करे क्या? बिटवीन डेमोक्रेसी एंड नो डेमोक्रेसी देयर इज मोबोक्रेसी। तो आप दे ऐसी फॉलो हर चीज में ऐसा नहीं कर सकते। दे आपको फॉलो इंतजार करना मोबोक्रेसी। चाहिए। आपको इंतजार करना चाहिए। अच्छा ही होगा। देश की सरकार देश को सही रास्ते पे ले जाएगी। चुनी हुई सरकार है और हम मानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। सो बेनिफिट ऑफ डाउट टिल दैट पैकेज इज ओपन, ओपन। तब तक के लिए कम से कम वी आई थिंक वाइंड अप टुडेज डिस्कशन with this curtain raiser. And there was a gentleman called Ramaswamy Cho, तुगलक। Tughlaq. The curtain raiser of Tughlaq is this is Tamil Nadu. Anything can happen here. So curtain raiser here also could be the same. तो Anyway, thank you, Dr. Hari Desai. Thank you for joining us and sharing your very involved knowledge about this. नहीं नहीं, इट इज Uh, ऑनर टू, we आई मीन बी appreciate इनवाइटेड your ऑन योर sharing चैनल। valuable time. There are very few people who can make it converted into a simplistic language which will be understood. So you did it very dexterously and we are happy about it. आई एम So ऑनर्ड सर। thank you so much. Thank you so much on my behalf of my real व्यूअर्स। debate team and also behalf of my viewers. Thank you, sir. See you again. Good day.